मिडिल ईस्ट में जहां एक और तनाव फैला हुआ है तो वहीं कुवैत, जो यूं तो शांति प्रिय देश है, किसी तनाव या किसी संघर्ष में भी उसका नाम कम ही आता है, लेकिन फिर भी चीन के साथ मिलकर एक बड़ी डिफेंस पार्टनरशिप करने में लगा हुआ है। जी हाँ, कुवैत और चीन ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण रक्षा सहयोग समझौते की दिशा में कदम बढ़ाया है, जिसके तहत दोनों देश मिलकर कुवैत में एक गोला बारूद निर्माण फैक्ट्री स्थापित करने जा रहे हैं। कुवैत के उप रक्षा मंत्री शेख अब्दुल्ला मशाल अल सबा ने घोषणा की कि यह परियोजना अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही इसका उद्घाटन भी होने वाला है। ये कदम कुवैत की रक्षा नीति में एक नया मोड़ दर्शाता है, जो क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक भू राजनीति में बदलाव की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये खबर मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन और कुवैत की तटस्थ छवि के संदर्भ में व्यापक चर्चा का विषय बनी हुई है। चीन कुवैत के बीच क्या डिफेंस डील हुई? इस संयुक्त उद्यम के तहत कुवैत और चीन एक अत्याधुनिक गोला बारूद निर्माण फैक्ट्री स्थापित करेंगे, जिसका उद्देश्य कुवैत की रक्षा जरूरतों को स्थानीय स्तर पर पूरा करना है। यह परियोजना न केवल सैन्य उपकरणों के उत्पादन को बढ़ावा देगी, बल्कि कुवैत को हथियारों और गोला बारूद के आयात पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिलेगी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी के अनुसार 2020 से 2024 के बीच कुवैत दुनिया का 10वां सबसे बड़ा हथियार आयातक देश रहा, जिनमें 63% हथियार अमेरिका से आयात किए गए। इस संदर्भ में चीन के साथ ये सहयोग कुवैत की रक्षा रणनीति में विविधीकरण का एक स्पष्ट संकेत है। चीन ने इस डील में कुवैत की रक्षा जरूरतों को बिना शर्त पूरा करने की पेशकश की है, जो इसे अन्य पश्चिमी साझेदारों से अलग करता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ये फैक्ट्री न केवल सैन्य उत्पादन को बढ़ाएगी, बल्कि कुवैत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगी। इस परियोजना को कुवैत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। शांतिप्रिय देश होने के बावजूद कुवैत क्यों बढ़ा रहा सैन्य ताकत? कुवैत लंबे समय से मिडिल ईस्ट में एक तटस्थ और शांतिपूर्ण देश के रूप में जाना जाता है, जिसने क्षेत्रीय विवादों में मध्यस्थता की भूमिका ही निभाई है, जैसे कि 2017 से 2021 के कतर संकट में। फिर भी इस डील के पीछे कई रणनीतिक और व्यवहारिक कारण हैं। माना जा रहा है कि कुवैत की रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर है, विशेष रूप से अमेरिका से। ये फैक्ट्री स्थानीय उत्पादन को बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करेगी, जो युद्ध या आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के समय महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। मिडिल ईस्ट में इसराइल ईरान तनाव, यमन में हूती विद्रोही और इराक के साथ सीमा साझा करने जैसे कारक कुवैत को अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए प्रेरित करते हैं। 1990 के इराकी आक्रमण का अनुभव कुवैत के लिए एक बड़ा सबक रहा है, जिसके बाद उसने अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। कहा जा रहा है कि चीन की लागत प्रभावी तकनीकी और बिना शर्त सहयोग की पेशकश कुवैत के लिए आकर्षक है। यह परियोजना कुवैत की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकती है, खासकर रोजगार पैदा करने और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से। यानी कुल मिलाकर कुवैत अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर रहा है, जिससे फायदा चीन को भी हो रहा है। दुश्मनों की भाषा जब खुद अपने बोलने लगे तो विश्वास एक पल के लिए नहीं होता, लेकिन जब उनका इतिहास खोजते हैं तो पता लगता है असल में अपने ये नहीं, इनसे कई गुना बेहतर दुश्मन ही है। तुर्की ने हमास को ऐसा झटका दे दिया, जिसके बाद तुर्की पसंद लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हमास, जो गाजा की रक्षा के लिए लगातार लड़ने का दावा करता रहा और अपनी आखिरी सांस तक गाजा को इसराइल के आगे परोसने से मना कर चुका है, अपने हजारों लड़ाकों को गंवाने के बावजूद भी घुटने नहीं टेके। उसे लेकर तुर्की ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद तुर्की की मंशा पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए। तुर्की, जो सालों से हमास का खुला समर्थन करता रहा, अब उसी संगठन से दूरी बना रहा है। राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान ने, जिन्होंने हमास को भूमिपुत्र और प्रतिरोध का प्रतीक बताया था, अब उनके संगठन से हथियार डालने और गाजा से हटने की मांग कर रहा है। यह बदलाव अचानक नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क में हुए एक बड़े संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद आया, जहां सऊदी अरब की अगुवाई में 16 अरब देशों ने 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थन में एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। इस प्रस्ताव का मकसद फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिलाना है, लेकिन शर्त यह है हमास जैसी सैन्य ताकतों को नए फिलिस्तीन की सत्ता से बाहर रखा जाए।
तुर्की ने भी इस प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए, जिससे पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि वही तुर्की था जिसने सालों तक हमास के नेताओं को न सिर्फ शरण दी बल्कि नागरिकता तक दी। इस यूटर्न को लेकर सवाल खड़े हो गए, क्या तुर्की ने हमास से धोखा कर दिया या यह एक रणनीतिक बदलाव है? असल में इस बदलाव के पीछे सिर्फ विचारधारा नहीं, कूटनीति और वैश्विक दबाव का बड़ा खेल है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. तुर्की एक नेटो सदस्य देश है और अमेरिका बार बार उसे हमास को समर्थन देने पर चेतावनी देता रहा। साल 2024 की शुरुआत में जब अमेरिका ने तुर्की की आलोचना की, तब से ही संकेत मिलने लगे थे कि एर्दोआन सरकार अब हमास को खुले मंच पर समर्थन देने से पीछे हट रही है। इसके अलावा तुर्की की अर्थव्यवस्था इन दिनों दबाव में है और इसे पश्चिमी देशों के निवेश, व्यापार और पर्यटन की सख्त जरूरत है। ऐसे में हमास जैसे विवादित संगठन के साथ खुलकर खड़ा रहना तुर्की के लिए आत्मघाती हो सकता था। न्यूयॉर्क घोषणा पत्र पर दस्तखत करके तुर्की ने एक ऐसा रास्ता चुना है जिसमें वह फिलिस्तीन का समर्थक बना रह सकता है, लेकिन हमास की सैन्य भूमिका से दूरी बना सकता है। यह उस संतुलन का हिस्सा है जिसमें एक ओर मुस्लिम दुनिया की भावनाएं और दूसरी ओर वैश्विक राजनीति की हकीकत। हालांकि तुर्की का यह रुख नया नहीं, यह सालों से दो राष्ट्र सिद्धांत का समर्थक रहा, लेकिन अब पहली बार उसने सार्वजनिक तौर पर हमास को सत्ता से बाहर करने की बात को समर्थन दे दिया। यह बदलाव उस समय आया जब मध्य पूर्व के कई देश हमास से थक चुके हैं और फिलिस्तीन को एक स्थायी राजनीतिक ढांचे में ढालना चाहते हैं। सऊदी, जॉर्डन और मिस्र जैसे देश पहले ही हमास को एक बाधा मान चुके हैं। अब तुर्की भी उसी पंक्ति में खड़ा हो गया। एर्दोआन का यह रुख कई लोगों के लिए धोखा हो सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह एक जिम्मेदार रणनीतिक कदम तुर्की की तरफ से बताया गया। फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई में अब फोकस हथियारबंद प्रतिरोध से हटकर राजनीतिक समाधान की ओर जाने लगा और तुर्की नई दिशा में खुद को स्थापित करना चाहता है। शायद यही वजह है कि आज एर्दोआन के लिए हमास भूमिपुत्र नहीं बल्कि एक बाधा बन चुका है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार हमास अब इस नए संकट से कैसे निपटता है। अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर एक हमला किया था, जो हमास के लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुआ है, क्योंकि उसके बाद इजराइल ने जो हमले शुरू किए वो अभी तक रुके नहीं हैं।